हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका तैयारी online.com में। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले हमें अध्याय का नाम या अध्याय का जो टॉपिक होता है उसको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर टॉपिक को समझ लेंगे, अपने अध्याय के नाम को समझ लेंगे, उसमें क्या पढ़ना है वो समझ लेंगे, तो हमें चैप्टर को समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, देखिए संसाधन एक अलग शब्द है और विकास जो है वो एक अलग शब्द है। दोनों को अलग अलग पढ़ के देखते हैं। तो पहले हम दोनों का अर्थ समझते हैं। पहला संसाधन, संसाधन क्या होता है? तो संसाधन पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो कहलाती है संसाधन। यानी पर्यावरण में या हमारे आसपास प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। अब सभी के लिए सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, तो ये संसाधन की परिभाषा भी फिक्स नहीं हो सकती। सभी के लिए संसाधन की परिभाषा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि संसाधन की परिभाषा सबके लिए क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम एक जनरल वे में बात करें, एक नॉर्मल परिभाषा निकालें, तो इसकी परिभाषा यही होगी कि हमारे आसपास प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। चलिए विकास को समझ लेते हैं। विकास क्या होता है? तो विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के सुधारने के लिए अपनाए जाते हैं। यानी विकास क्या होता है? उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जो किसी चीज़ को अच्छा बनाती है, उनको दिन प्रतिदिन क्या करती है? और अच्छा बनाती है, बेस्ट बनाती है। इसका एक एग्जाम्पल हम संसाधन की दृष्टि से ले तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले हम जो पेट्रोल या हमारी जो गाड़ियाँ होती थी वो 1 लीटर पेट्रोल में मुश्किल से 30 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलोमीटर चलती थी, इससे ज़्यादा नहीं चलती थी। तब हमने संसाधनों का विकास पूर्ण रूप से नहीं किया था। लेकिन अब हमने क्या कर लिया है? अब हमारी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम तो 60 किलोमीटर चलती है। यानी हमने क्या किया? हम पेट्रोल तो अभी भी 1 लीटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले हम उससे 30 किलोमीटर चलते थे, लेकिन अब हमने संसाधन का विकास कर लिया तो अब कितने किलोमीटर चल रहे हैं? 60 किलोमीटर चल रहे हैं। यही जो प्रक्रिया होती है ना कि हम संसाधन हमारे पास सीमित है, हम कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का या ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाए, यही हमारी क्या कहलाती है? विकास की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं हम उनको ज़्यादा उपयोग कर पाए या ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लाभ प्राप्त कर पाए, यही विकास की परिभाषा होती है। अब चलिए हमने अर्थ को समझ लिया। अर्थ को समझने के बाद हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है अध्याय में हमारा। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? यानी क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शहरों में और गांवों में लोगों को आराम पहुंचाती है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो गांव के लोगों को आराम पहुंचाती है और ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो शहर में लोगों को आराम पहुंचाती है। और जो वस्तुएं हैं यही संसाधन कहलाती है। चैप्टर में आपसे ये इसीलिए पूछा गया है ताकि आप संसाधन को लेकर अपनी समझ को विकसित कर सके। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गांव में लोगों को कौन कौन सी चीज़ें आराम पहुंचाती है और शहरों में लोगों को कौन कौन सी चीज़ें आराम पहुंचाती है। ये चैप्टर के शुरुआत में आपसे एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसको आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने संसाधन और विकास के अर्थ को समझ लिया। अब दोनों को हम अलग अलग लेके चलते हैं। पहले हम संसाधन को डीपली पढ़ते हैं, उसके बाद हम संसाधन विकास को डीपली पढ़ेंगे। अब देखिए संसाधन क्या होता है? तो संसाधन के कुछ गुण होते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो निम्न योग्यताएं रखती है, यानी संसाधन होने की भी कुछ योग्यताएं हैं या कुछ कंडीशन होती हैं जो किसी वस्तु को संसाधन बनाती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, हर एक वही वस्तु संसाधन कहलाएगी जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सबसे पहली कंडीशन यही है भाई, कोई वस्तु संसाधन तभी कहलाएगी जब वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। दूसरा कंडीशन क्या है? जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो।
यानी कोई ऐसी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। संसाधन होने के लिए दूसरा गुण क्या है कि हमारे पास वैसी तकनीक भी होनी चाहिए जिसका हम उपयोग कर पाए। तीसरी कंडीशन क्या है? जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी ऐसी वस्तु के पास ऐसे गुण भी होने चाहिए जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी सबको प्राप्त हो, उसके आर्थिक महत्व हो, और ऐसा होना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। तो ये 3 जो गुण हैं वो किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। ऐसा पहला तो आवश्यकता, दूसरा हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और तीसरा उसका आर्थिक महत्व होना। तो संसाधन के 3 गुण कौन कौन से हो गए? पहला आवश्यकता, दूसरा टेक्नोलॉजी, और तीसरा उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी उसका आर्थिक महत्व भी होना चाहिए, तभी वो वस्तु संसाधन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब संसाधन क्या है, ये एक डायग्राम है। डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो देखिए तीनों चीज़ें आपस में क्रियाएं करती है, तब जाके मानव उसको यूज़ कर पाता है। कौन कौन सी? भौतिक पर्यावरण, यानी प्रकृति में वो उपलब्ध हो। दूसरा प्रौद्योगिकी, उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। तीसरा ऐसी संस्थाएं हो जो उन संसाधनों को मानव तक पहुंचाए। और जब ये तीनों चीज़ें आपस में काम करती हैं तो मानव इनका उपयोग करता है, और वो वस्तु क्या कहलाती है? वो वस्तु संसाधन कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे चैप्टर में। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? अब देखिए इस पैराग्राफ में कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं उपलब्ध है वो प्रौद्योगिकी और मानव संस्थाओं के द्वारा क्रियाकलाप करके हम उनका उपयोग करते हैं, और मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या करता है? उनके साथ क्रिया करके उसका उपयोग करता है, जिससे मानव अपने विकास को तेज कर रहा है। आगे ये कह रहा है कि क्या आप भी संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो संसाधन है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए गिफ्ट है या उपहार है हमारे लिए प्रकृति के द्वारा? आगे इसका आंसर देखते हैं कि क्या वाकई में संसाधन हमारे लिए उपहार है या नहीं है। तो देखिए आगे, ऐसा नहीं है। जो संसाधन है वो हमारे लिए उपहार नहीं है। क्यों? क्योंकि संसाधन प्रकृति में उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग करना किसने सीखा? टेक्नोलॉजी किसने बनाई? मानव ने। तो ये हमारे लिए उपहार नहीं है, मानव ने इनको बनाया है, खुद से सेल्फ मेड किया है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी जो हम संसाधन है वो हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कि हमें किसी ने बस दे दिया और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उन सभी वस्तुओं का उपयोग करना सीखा है। जो भी, अगर मान लो ये कोयला है तो कोयला प्रकृति में उपलब्ध था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिफ्ट है। हमने जब तक कोयले का उपयोग करना नहीं सीखा तब तक ये संसाधन नहीं कहलाया, और कोयले का उपयोग करना सीखने के बाद भी हमने नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जो कोयले से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। तो हमारा ये सोचना कि संसाधन जो है वो प्रकृति द्वारा मानव को उपहार है, ये क्या है? गलत है। अब संसाधनों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि संसाधनों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला, संसाधनों को हम उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से संसाधन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनके अंदर जीवन होता है, यानी जो जीवित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, वे संसाधन जो अजैव होते हैं या जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। आप इसके अंदर मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ऐसे लोगों को ले सकते हैं, और अजैव के अंदर आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जैसे लोहा, पत्थर, या फिर ऐसी कोई भी धातु जिनके अंदर जीवन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। हम इन दोनों कैटेगरी को आगे की स्लाइड में और डीप से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगली स्लाइड में देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को कितने भागों में बांटते हैं? पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। समाप्यता मतलब खत्म होने के आधार पर कि कौन खत्म हो सकता है।
तो समाप्यता मतलब हो जाएगा खत्म होने के आधार पर कितने भागों में बांटा हमने संसाधनों को, 2 भागों में बांटा। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिनका उपयोग हम एक से अधिक बार कर पाते हैं, जिनका उपयोग एक से अधिक बार कर पाते हैं, या 2 से अधिक बार आप लिख लो। मतलब ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार यूज़ करने के बाद क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। यानी हमने एक बार यूज़ किया तो हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। नवीकरणीय संसाधन में आप उदाहरण ले सकते हो सूर्य की रोशनी या पवन ऊर्जा को, हम इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। और अनवीकरणीय संसाधन में आप कोयला या पेट्रोल भी ले सकते हो। पेट्रोल भी है ना, पेट्रोल एक बार यूज़ करते हो आप अपनी गाड़ी में, फिर क्या होता है? उड़ जाता है। तो आप नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम एक से अधिक बार कर पाते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग जिनका एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं? वो ख़त्म हो जाते हैं। चलिए, यानी समाप्यता के आधार पर हमने संसाधनों को 2 भागों में बांटा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला देखते हैं। अगला देखिए, स्वामित्व के आधार पर। अब मालिकाना हक के आधार पर भी हमने संसाधनों को बांट रखा है। सबसे पहला मालिकाना हक के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, वो उसका खुद का होता है। जैसे आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल है ना, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है, चाहे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आपका घर, आपके बुक्स, आपके ड्रेस, आपके कपड़े, ये सब जिस पे एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर एक समुदाय विशेष का अधिकार होता है। ऐसे कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर के आसपास जो पार्क है वो एक सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। उस पर आपके मोहल्ले के सभी लोगों का अधिकार है। आप उस पार्क में अपने मोहल्ले के लोगों की सहमति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे कौन कौन से संसाधन होते हैं जो सामुदायिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए, राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार होता है, या कोई एक राष्ट्र की संपत्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? ऐसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार है, उनको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी किसी एक राष्ट्र के संसाधन जो किसी एक राष्ट्र की सीमा के अंदर आते हैं, वे सभी संसाधन जो राष्ट्र के लिए उपयोग किए जाते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का आप एक उदाहरण बता सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का आप एक उदाहरण कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि क्या होते हैं। इन चारों संसाधनों को हम आगे अभी डीपली पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ संसाधनों के वर्गीकरण को बता रहा हूँ कि किन किन आधारों पर और कितने भागों में हम संसाधनों को बांटते हैं, क्योंकि पेपर में आपके ये 3 नंबर का या 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों को कितने भागों में बांटते हैं, समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को कितने भागों में बांटते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी सिर्फ संसाधनों का वर्गीकरण करके बता रहा हूँ, बाद में आगे की स्लाइड में हम इसको डीपली पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण हम विकास के आधार पर भी कर सकते हैं। विकास के आधार पर हमने संसाधनों को कितने भागों में बांटा? तो विकास के आधार पर हम संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला संभावी संसाधन, दूसरा भंडारीय संसाधन, तीसरा विकसित संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। तो विकास के आधार पर हमने संसाधनों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। पहला संभावी संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, यानी अभी हमें मिले नहीं है ये, लेकिन हमें पता है कि ये संसाधन है और बाद में टेक्नोलॉजी विकसित करके हम इनका उपयोग करेंगे। जैसे अभी हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, तो हमने उनको ढूंढ लिया है लेकिन हम उनका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसी आशा है कि हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं और ये जो परमाणु ऊर्जा है इनका उपयोग भविष्य में बड़े स्तर पे कर पाएँ। तो जो ये हैं ये संभावी संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम भविष्य में कर पाएंगे। भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जिनको हमने भविष्य के लिए सुरक्षित रख दिया है, उनको भंडारी संसाधन कहते हैं। उसके बाद विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करना हमने पूर्ण रूप से सीख लिया है, यानी हम उसको
धीरे धीरे विकसित करके उनसे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और संचित कोष संसाधन ऐसे संसाधन जिनको हमने भविष्य के लिए क्या कर दिया है, संचित कर दिया है, सुरक्षित रख दिया है कि हमें पता है कि वहाँ पर संसाधन है, वहाँ पर वो चीज़ मिलती है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे क्योंकि हम उसको छोड़ेंगे तो भविष्य में वो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। तो संचित कोष संसाधन समझ गए आप, विकसित संसाधन समझ गए, संभावी संसाधन समझ गए और भंडारी संसाधन समझ गए। तो विकास के आधार पर हमने संसाधनों को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, संभावी, भंडार, विकसित और संचित संसाधन। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। देखिए अब हमने पूरे संसाधनों का वर्गीकरण एक चार्ट के माध्यम से आपकी किताब में दिया हुआ है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये भी देख सको और चार्ट के माध्यम से संसाधनों का जो हमने अलग अलग वर्गीकरण किया वो आप एक साथ देख पाओ। तो संसाधन को पहले संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति में हमारे लिए उपलब्ध है, हमने उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की, हम उनका वैसे ही उपयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन जिसका मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाया है, उनको क्या बोलते हैं, मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा मैंने आपको बताई, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम 1 से अधिक बार कर सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के पश्चात ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमने नवीकरणीय संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा, एक सतत संसाधन जो हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध है और ये हमेशा हमें उपलब्ध होते रहेंगे, और दूसरा जैव संसाधन। जैव संसाधन में प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। तो हमने नवीकरणीय संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा और अनवीकरणीय संसाधनों को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला पुनः चक्रीय संसाधन, मतलब अनवीकरणीय संसाधन में भी कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, यानी उनका 1 से ज़्यादा बार उपयोग कर सकते हैं लेकिन बार बार उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। और अचक्रीय संसाधन यानी जीवाश्म ईंधन, ऐसे संसाधन जिनको बार बार या 1 से अधिक बार हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आपको ये लकड़ी का उदाहरण लो, तो लकड़ी का उदाहरण हम 1 से अधिक बार कर सकते हैं। लकड़ी को क्या कर सकते हैं, काट के एक बार जला के उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, फिर दूसरा उससे कोयला भी बना सकते हैं। यानी ऐसे भी संसाधन होते हैं अनवीकरणीय में जिनका हम उपयोग 1 से अधिक बार कर सकते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पुनः चक्रीय संसाधन। या आप लोहा ले लो, लोहा भी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हम लोहे का उपयोग क्या कर सकते हैं, 1 से अधिक बार कर सकते हैं ना। हमने पहले लोहे से कुर्सी बना दी, फिर कुर्सी हमारी ज़रूरत की नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि कुर्सी की हमारी नीड नहीं है, तो कुर्सी को फिर लोहा पिघला दिया, फिर हमने उससे कुछ और चीज़ बना ली। तो ऐसे संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन होते हैं। और अचक्रीय संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मानवीय संसाधन में देखते हैं संरचनाएं एवं संस्थाएं। मानवीय संसाधन में हमने क्या बनाया, ऐसी संस्थाएं बनाई जो इन संसाधनों को क्या कर सके, उपयोग कर सके। और मात्रा एवं गुणवत्ता, और हमने इनकी मात्रा भी ढूंढी है, इनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाया है। तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार से संसाधन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब संसाधन के प्रकार, हमने संसाधनों के वर्गीकरण को देखा। अब उन्हीं वर्गीकरण को हम एक एक करके सभी संसाधनों को समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को कितने भागों में बांटा था, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को 2 भागों में बांटा था। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया था, एक बार फिर देख लेते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। यानी ऐसे संसाधन जिनके अंदर जीवन होता है उनको क्या बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं। और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टान और धातुएं। यानी ऐसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता, जीवन नहीं होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला, समाप्यता के आधार पर हमने संसाधनों को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन भी बताया था मैंने, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम 1 से अधिक बार कर लेते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में क्या बताया था, जिनका उपयोग एक बार करने के पश्चात क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं परिभाषा इसकी। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है या नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। उदाहरण सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्यजीव। इन संसाधनों को सतत एवं प्रवाह संसाधन में विभाजित किया जाता है। अगला देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनसे कुछ संसाधन ऐसे हैं जो धातु पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। यानी कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधनों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऐसे संसाधन जो चक्रीय यानी चक्रीय संसाधन और ऐसे संसाधन जो चक्रीय नहीं है यानी अचक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं लेकिन वो खत्म हो जाएंगे, और अचक्रीय संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हमने समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा संसाधनों को? 4 भागों में। व्यक्तिगत संसाधन, सामूहिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है यह आपको मैंने समझाया था। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि नहीं होती, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड घरों अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। आपके घर में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध है वो भी क्या है, निजी संसाधन या आपके व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। तो आपको व्यक्तिगत संसाधन समझ में आ गया। ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक संसाधन या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन कौन से होते हैं? ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलता भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिस पे किसी एक समुदाय विशेष का अधिकार हो उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे आपके घर के आसपास जो पार्क है, वो आपके घर के बाहर जो रोड है या आपके घर के बाहर जो गली है वो उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, उस पर सभी पूरे समुदाय का या जो उस गली में लोग रह रहे हैं सबका अधिकार होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन की परिभाषा कई बार पेपरों में पूछी जाती है, एग्जाम्स में कई बार आता है। तो राष्ट्रीय संसाधन तकनीक के तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है। यानी एक देश के अंदर एक देश की सीमा के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं ना, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कों, नहरों और रेल लाइनों व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और 12 ये याद रखने वाली बात है कि 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभाग्य समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा कहलाते हैं। यानी राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन है, एक देश की सीमा के अंदर जितने भी संसाधन है उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। चाहे वो आपके निजी संसाधन हो, चाहे वो आपके सामुदायिक संसाधन हो, उस पर सबका किसका क्या अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है, राष्ट्र का अधिकार होता है। राष्ट्र के लाभ के लिए सरकार उनका उपयोग कर सकती है। जैसे आप कई बार देखते हो किसी की खेत में या किसी की ज़मीन के आगे से क्या होता है, ज़मीन को तोड़ के या मकान को तोड़ के रोड बना दिया जाता है, उसको उसके बदले कहीं और पे मकान दे दिया जाता है। राष्ट्र अपने फ़ायदे के लिए व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कर सकती है। अब इसमें एक नई बात क्या है, तो देश की सीमा है, देश की सीमा अगर उसके आसपास समुद्र लग रहा है तो देश की सीमा से 12 समुद्री मील यानी देश की सीमा से 22.2 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वो भी राष्ट्र की अपनी संसाधन कहलाती है। राष्ट्र उन संसाधनों का उपयोग अपने देश के विकास के लिए कर सकता है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है?
जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। अब हमने देखा था कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, 22 समुद्री मील तक। अब हमने देखा था कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र था सब देश की सीमा से समुद्र के अंदर, वो सभी क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब कह रहा 22.2 किलोमीटर के बाद 200 समुद्री मील तक जो भी क्षेत्र होता है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है। 12 मील के बाद जो 200 समुद्री मील की जो सीमा होती है उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के रूप में हिंद महासागर की तलछटी से मैग्नील ग्रंथि का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान कीजिए। जैसे भारत के पास ये संसाधन है हिंद महासागर के अंदर, वैसे ही और भी देशों के पास कुछ संसाधन है उनकी समुद्री सीमा के बाहर। आप उनके नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनकी सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है, 12 मील से लेकर 200 मील तक, यानी 12 मील तक तो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, उसके बाद जो 200 मील तक का संसाधन होता है वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। आगे देखते हैं, विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटा था हमने। देखते हैं एक एक करके सभी को। पहला है हमारा संभाव्य संसाधन, यानी यह वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के अपार संभावनाएं हैं परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं क्या कहलाते हैं, संभावी संसाधन कहलाते हैं। अगला देखते हैं विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभावनाओं के स्तर पर निर्भर करता है। यानी विकसित संसाधन, हमें पता है कि ये कितने संसाधन हैं और इनका उपयोग हमें कैसे करना है। ये जितने भी ऐसे संसाधन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भंडार संसाधन। देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। यानी ऐसे संसाधन जिनका हमें पता है कि वो हमारे उपयोगी है, हमारे लिए उपयोग के लिए हैं, वो हमें बहुत वो मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जिससे हम उनका उपयोग कर पाए। उदाहरण के लिए देखते हैं, जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं है। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, लेकिन हमें इसको उपयोग करने के लिए अभी ऐसी तकनीक हम विकसित नहीं कर पाए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा भंडारीय संसाधन। अगला देखते हैं, इस संचित कोष संसाधन। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल वन आदि संचित कोष जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यानी संचित कोष ऐसे संसाधन जिनको हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। अभी तक हमने इनका उपयोग करना शुरू नहीं किया है लेकिन हमारे पास इसकी तकनीक भी है उपयोग करने की और इनको आगे और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इनका उपयोग शुरू नहीं किया है। इनको क्या बोलते हैं, संचित संसाधन। आगे देखते हैं, अब संसाधनों का विकास, हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। हमने अभी तक क्या पढ़ा, संसाधनों के बारे में। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन को किन आधारों पर बांटा जाता है, संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है और उनकी परिभाषाओं को देखा। अब हम क्या पढ़ेंगे, संसाधनों का विकास। हम संसाधनों का विकास कैसे कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था विकास की क्या परिभाषा है। विकास की परिभाषा, हम ऐसी सारी चीज़ें जिनको उन्नत बनाते हैं और अच्छा करते हैं और जो वो अच्छा करने की या उनको और बेहतर करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। तो देखिए एक बार देखते हैं, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है
परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। अब हमें संसाधन विकास की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? क्योंकि इस मानव ने अब लंबे काल से संसाधनों का दोहन किया है और अपने फ़ायदे के लिए इनका बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया, जिनके कारण क्या हो गई है, ये ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं। इसीलिए संसाधन विकास की ज़रूरत पड़ी है हमें। अब देखिए कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई है। पहला, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का ह्रास हुआ, यानी कुछ ऐसी संस्थाएं होती है या कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने दूसरे देश पर कब्जा करके उनके संसाधनों को बर्बाद किया। तो ऐसे कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है, यानी संसाधन खत्म हुए हैं। अगला देखते हैं, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। यानी ये भी समस्या देखने में आई है कि संसाधन कुछ लोगों के हाथ में चले गए हैं, जिससे एक वर्ग तो संसाधन संपन्न वर्ग बन गया और दूसरा संसाधनहीन वर्ग बन गया, यानी अमीर और गरीब में हमारा जो समाज है वो बट गया। अगली क्या समस्या हुई है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। और तीसरी समस्या क्या पैदा हुई है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति यानी बहुत सारी समस्याएं हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ओजोन परत में छेद हो गया है ना, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और भूमि का जो निम्नीकरण है वो होता जा रहा है। भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि हमारे उपयोग की जो भूमि थी वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो चलिए आपके लिए क्रियाकलाप आ गया है। आप ये सोचिए कि हमारे जो जितने भी हमारे पास तेल उपलब्ध है ना, पेट्रोल जितना भी है, अगर वो सारा का सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा, आपकी जीवन शैली बदलेगी क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर सारा का सारा पेट्रोल तेल ख़त्म हो जाए तो उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थों में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब एक नया वर्ड आया है, सतत पोषणीय विकास। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि पैराग्राफ में क्या कह रहा है। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कह रहा है कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम संसाधनों का जो बंटवारा है ना, या संसाधनों का जो उपयोग करने का तरीका है उसको ठीक करें, उसको हमें ठीक करना होगा ताकि हम संसाधनों को भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर सके। और कह रहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सतत पोषणीय विकास करना होगा। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी विकास इस तरीके से हो कि वो पहला तो क्या करे, पहला वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। क्या करना करे? पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। और दूसरा क्या करे? दूसरा वो भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे कि भाई ऐसा ना हो कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे लेकिन सारे संसाधनों का उपयोग हम खुद ही कर जाएंगे, सारे संसाधनों को हम ख़त्म कर देंगे, तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो क्या करेगी? उनके पास संसाधन बचेंगे ही नहीं, उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो हमें सतत पोषणीय विकास क्या कहता है? विकास का वो तरीका जिसमें हम संसाधनों को न्याय संगत तरीके से, यानी संसाधनों का ऐसे उपयोग करें जिससे पहला तो पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और दूसरा क्या हो, दूसरा भविष्य के लिए हम संसाधनों को या आने वाली पीढ़ी के लिए हम संसाधनों को क्या कर सके, सुरक्षित कर सके। तो यही क्या होता है? सतत पोषणीय विकास। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोषणीय विकास क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सतत पोषणीय विकास की बात की, तो अब ये जानेंगे कि भाई सतत पोषणीय विकास को लागू करने के लिए भी क्या कुछ काम किए गए थे। तो देखिए, हाँ ज़रूर किए गए। कुछ प्रयास किए गए थे हमारे नेताओं के द्वारा या विश्व स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें से एक मुख्य है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। देखिए इसमें क्या हुआ था। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यानी कहाँ पर एकत्रित हुए थे? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। कब एकत्रित हुए थे? 1992 में, जून 1992 में।
कितने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी पूरे विश्व से 100 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे? सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। क्यों इकट्ठे हुए थे वो? भाई वो जो पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा था उससे बहुत चिंतित थे और उसको ठीक करना चाहते थे। देखिए, सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 क्या है ये एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। और वहाँ पर उस सम्मेलन में सभी ने क्या किया? उन सभी ने माना कि भाई हमें एक नियम बनाना पड़ेगा। हम देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। देखिए, एजेंडा 21 में कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई थी? एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। ये क्या है? एक घोषणा पत्र है जिसमें 100 देशों ने अपनी सहमति जताई थी कि हम भाई एग्री करते हैं कि हमें संसाधनों को बचाने के लिए संसाधनों के विकास में काम करना होगा। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भाई भूमंडल पे यानी पृथ्वी पर सतत पोषणीय विकास प्राप्त की जा सके, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना किया जाता हो। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोग से निपटना है। और क्या है? एक सूची है जिसके अंतर्गत इन सभी देशों ने ये सहमति बनाई कि हम जो बाकी देश हैं उनकी भी हेल्प करेंगे सतत पोषणीय विकास करने में। अगला देखिए, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, ताकि अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी देश ये तैयार करें कि भाई उनको संसाधनों का उपयोग कैसे करना है और सतत पोषणीय विकास कैसे कर सकते हैं वो अपने देश के लिए। उसके लिए क्या तैयार करें? एजेंडा 21 तैयार करें। तो आपको पता चल गया कि एजेंडा 21 क्या है। पेपर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि एजेंडा 21 को विस्तृत रूप से समझाइए। अब संसाधन विकास पढ़ लिया हमने। संसाधन नियोजन कैसे करते हैं? तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी संसाधनों का अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो नियोजन जो है वो एक सर्वमान्य रणनीति है। हम नियोजन के द्वारा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे देश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब कह रहा है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में या विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर संसाधनों का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं है। तो देखिए, हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर भरपूर मात्रा में संसाधन होते हैं और कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर संसाधन नहीं होते। या ऐसा कह सकते हैं कि भाई क्षेत्र ए में और क्षेत्र बी में यहाँ पर ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जो यहाँ नहीं पाए जाते और जो संसाधन यहाँ पाए जाते हैं वो यहाँ नहीं पाए जाते। अगर दोनों को उपयोग करना है तो दोनों को एक आपसी सहमति बनानी पड़ेगी। ये संसाधन जो यहाँ मिलते हैं वो इसको देगा और यहाँ जो संसाधन मिलते हैं वो क्या करेगा? वो इसको देगा। तो दोनों आपसी सहयोग से संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब हम संसाधनों का नियोजन सीख जाएंगे। जैसे हम भारत का उदाहरण लें तो राजस्थान का और यूपी का उदाहरण ले सकते हैं कि भाई राजस्थान में पवन ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है, यानी राजस्थान में हम पवन ऊर्जा का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पर हम कुछ ऐसे खनिज मिलते हैं जो हमें यूपी में नहीं मिलते। और यूपी में क्या है? यूपी में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, यूपी में खेती अच्छी हो सकती है, यूपी में जल संसाधन अधिक है। तो अगर हम इनका नियोजन कर दें तो जो यूपी में जल जो एक्स्ट्रा है, जो पानी एक्स्ट्रा है वो राजस्थान के लोग उपयोग कर सकते हैं और राजस्थान में जो संसाधन एक्स्ट्रा है उसका उपयोग क्या कर सकते हैं? यूपी के लोग कर सकते हैं। तो संसाधन नियोजन क्या कहलाता है? संसाधनों का इस तरीके से मैनेजमेंट करना, इस तरीके से उनका उपयोग करना कि सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कर सके? बराबर कर सके। आगे देखते हैं।
उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अब देखिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है, कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायता है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब भारत में क्यों पड़ता है भाई? भारत में कहीं तो खनिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, कहीं तो सांस्कृतिक रूप से विकसित है, मतलब सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन फिर भी अलग थलग पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही असंतुलन को दूर करने के लिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है अध्याय में हमारा, भारत में संसाधन नियोजन। देखिए संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। अब संसाधन नियोजन के कुछ स्टेप होते हैं, वो स्टेप बताए गए हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। यानी सबसे पहले संसाधन नियोजन करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें ऐसे संसाधनों की पहचान करनी है और उनकी एक तालिका बनानी है कि कहाँ पर कौन से संसाधन मिलते हैं और कहाँ पर किन संसाधनों की कमी है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना शामिल है। अगला देखिए, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब संसाधन नियोजन के लिए पहला तो हमें क्या करना, संसाधनों की पहचान होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। दूसरा, हमारे पास संस्था भी होनी चाहिए कि जो हम क्रियाकलाप बना रहे हैं या जो हम प्लान बना रहे हैं, जो हम वहाँ पर लागू करने वाले हैं, उसको लागू करने के लिए वहाँ पर संस्था भी हो। हम उसको कैसे लागू करा पाएंगे, यानी लागू करने की पूरी मशीनरी होनी चाहिए। अब अगला देखिए, संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। यानी हमें राज्य के जो हम योजनाएं बना रहे हैं उसमें राज्य और केंद्र का दोनों का क्या होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए। दोनों मिलकर काम करें तभी हम वो काम कर पाएंगे। अब देखिए, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। अब भारत में संसाधन नियोजन के प्रयास कब से किए जा रहे हैं? स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी तब से ही प्रयास कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी। चलिए आगे देखते हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं होता। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। यानी कह रहा है देश में बहुत से भाग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन फिर भी वो पिछड़े हुए हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हो छत्तीसगढ़ और झारखंड। दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन ये पिछड़े हुए हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जिनकी ज़्यादा संसाधन नहीं है फिर भी आर्थिक रूप से क्या है, ये आर्थिक रूप से विकसित है। जैसे आप दिल्ली ले सकते हो, दिल्ली के पास खुद के ज़्यादा संसाधन नहीं है लेकिन फिर भी ये आर्थिक रूप से विकसित है। आगे देखते हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेश आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संसाधन परिवर्तन किए जाए। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की आवश्यकता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इनमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है
कि भाई हम अगर उपनिवेशिक इतिहास देखें ना, तो जो बड़े ताकतवर देश थे, जो बड़े बड़े देश थे, उन्होंने संसाधन के लालच में क्या किया था, छोटे देशों पर आक्रमण किया था और वहाँ से संसाधनों का बड़ी मात्रा में शोषण किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। तो ये यही कहना चाहता है कि भाई सिर्फ संसाधन होने से ही विकास नहीं हो जाता, हमें संसाधन को उपयोग करना आना चाहिए। संसाधन को अच्छे से उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में ये यही बता रहा है। आगे देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। अब संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यानी संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमने इसका बहुत मात्रा में दोहन किया है और अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें संसाधन नहीं मिल पाएंगे। तो संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। अब गांधी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की थी संसाधनों के संरक्षण के लिए। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन है, लेकिन जो कुछ लोग इस लालची हैं, उनके लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है कि वो सारे संसाधन हथियाना चाहते हैं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी हम पेट तो भर सकते हैं, लेकिन किसी की पेटी नहीं भर सकते। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधनों का ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। और गांधी जी क्या मानते थे कि हमें सिर्फ उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ज़्यादा उपयोग करने से हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। आगे देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल डच ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन को एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में अंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। आगे देखिए, आगे ये कार्टून दिया हुआ है, आपको ये कार्टून ध्यान से देखना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इस कार्टून को देखकर क्या समझ पा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो भूमि संसाधन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।